अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद आयशा नाज जॉइंट सेशन के साथ। और आज के दिन हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप सब सिचुएशन देख रहे हैं कि इलेक्शंस के मामले को लेकर फंड्स का जो मामला है वो चौरंगी घूम रहा है। गेंद सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से वापस सलीमुल्लाह जाने का सिलसिला जारी है। पार्लियामेंट, स्टेट बैंक, कायमा कमेटी बराए ख़जाना, इनके दरमियान अभी तक बात गूंज रही है। और जो कौमी असम्बली है उसने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए के फंड्स का इजरा एक बार फिर कसरत राय से मुस्तरद कर दिया है। यानी कि अगर स्टेट बैंक को बराह रास्त अदालत ने ऑर्डर्स दिए तो वो अहकामात भी स्टेट बैंक ने मशरूत कर दिए पार्लियामेंट से। वो यूँ ऐसे कि पहले कायमा कमेटी के रूबरू ये मामला आया, जिसके बाद ये आगे रेफ़र किया गया। हमें नहीं मालूम कि इस पर फाइनल अथॉरिटी क्या होगी, लेकिन हमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो बता रहे हैं हम वो सुन लेते हैं। कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि ये अमाउंट इस तरह से वहाँ दी जाए, लेकिन आइन में भी ये तरीक़ाकार और सुप्रीम कोर्ट को भी उसका अदराक था, तो उन्होंने कहा कि फिर आप एक्स पोस्ट फैक्टो ले लीजिए। कमेटी को बैकग्राउंड का अंदाजा था, उन्होंने एक अच्छा रास्ता निकाला है। उन्होंने वजारत खजाना को ये हिदायत की है कि आप ये जो डिमांड है उसको मनी बिल की सूरत में आज कैबिनेट में ले जाए और काबीना उसे नेशनल असम्बली में प्लेस कर दे, ताकि आइन के मुताबिक ये डिसबर्समेंट हो। नेशनल असम्बली उस पर वोट करेगी, डिस्कस करेगी, वो जो फैसला करेंगे वो फाइनल। आइन के मुताबिक डिस्बर्समेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वज़ीर कानून ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसके बरक्स अहकामात आए थे, क्योंकि स्टेट बैंक को बराह रास्त कहा गया था कि फंड्स का इंतज़ाम करे। अब इस पे आयशा गौस पाशा साहिबा बता रही हैं कि स्टेट बैंक के पास अथॉरिटी है कितनी। पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो पैसे एलोकेट करके खर्चे करवा दे। कैबिनेट ले जाएगी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से हम बजट अप्रूव कराते हैं, पार्लियामेंट से हम फाइनेंस बिल अप्रूव कराते हैं, पार्लियामेंट हर मनी बिल अप्रूव करता है, उसके बगैर उसकी लीगल ऑथेंटिसिटी होती नहीं है। यानी आयशा गौस पाशा साहिबा कह रही हैं कि थ्रू प्रॉपर चैनल सिस्टम काम करता है। ये नहीं कि कोई भी इदारा आए सामने और स्टेट बैंक से बराह रास्त फंड्स मांगे। इसका एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ता है। और अगर हम इस सारे मामले का करक्स देखें तो वो है इलेक्शंस का इनेकाद। 14 मई को इलेक्शंस होने जा रहे हैं या नहीं। वज़ीर कानून पूरे वसूख के साथ इससे पहले भी कह चुके हैं कि पत्थर पर लकीर है, ये इलेक्शंस नहीं होंगे। वो मज़ीद क्या फरमा रहे हैं? ये जितना मर्जी जोर लगा लें, इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे। इलेक्शन इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे, इसी साल होंगे। मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। मई और अक्टूबर के दरमियान का फ़र्क ज़ाहिर है हर एक के लिए, यहाँ टाइमिंग बहुत अहम है। ये वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि अक्टूबर ज़्यादा दूर नहीं है, तब तक का इंतज़ार किया जा सकता है। लेकिन ज़ाहिर है किसी न किसी के पेश नज़र कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके लिए सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है। और इस वक्त सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम मामला कहाँ ख़त्म हो सकता है, इस पर तबसर और तज्ज़िये के लिए मेरे साथ मुस्तकिल मेंबर जो जॉइंट सेशन के हैं अतर काज़मी और राना मुबशर साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, और सैयद इमरान शफकत साहब और अबूज़र सलमान न्याज़ी हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे। राना साहब, ये आंख मचोली आप देख रहे हैं, हमें बता दें आखिर फाइनल कि कब तक जारी रहेगी? ये बिल्कुल जारी रहेगी जी उस वक्त तक जब तक फैसला नहीं कर लिया जाएगा। फैसला नहीं कर लिया जाएगा उस वक्त तक ये आंख मचोली जारी रहेगी। इलेक्शन पहले भी कहा था आपको कि इलेक्शन जो मुकर्ररा वक्त दिया गया था 90 दिन का, उसमें नहीं होंगे। अब भी कह रहा, अब राना साहब भी कह रहे, पता नहीं मन लगता राना साहब और मैं ये ना लग जाए साढ़े इल्जाम के दोवें जनाब इतने शेयर करते रहने हैं। लेकिन इलेक्शन कोई पता नहीं, लेकिन 14 मई को भी नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे जनाब। और उसके अलावा अगर ये कहा जाए कि अक्टूबर, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अक्टूबर से पहले थोड़ा सा हो जाएंगे, और हो सकता है ये अगस्त में, जुलाई अगस्त में इलेक्शंस हो जाए। सो विन विन सिचुएशन ताकि सबकी हो जाए, यानी कि पीटीआई की भी विन विन सिचुएशन हो जाए, जो लोग इस वक्त बैठे हुए हुकूमत में उनकी भी विन विन सिचुएशन हो जाए। बट द पॉइंट इज कि इस वक्त ये अबूज़र न्याज़ी साहब भी बता सकेंगे, क्योंकि वही इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, कि कहा गया था कि अकाउंट नंबर 1 से आप जनाब जो पैसे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट बैंक जो है वो डाल दे फाइनेंस में, फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे दे, फाइनेंस मिनिस्ट्री एजीपीआर को दे दे, और एजीपीआर से जो पैसे हैं इलेक्शन कमीशन को मिल जाए। और मंडे को, आज यानी कि आज मंडे को वन लाइनर एक यहाँ पे हमें रिपोर्ट दे दी जाए। अब उसका क्या हुआ ये तो अबूज़र बताएंगे, क्योंकि उस वक्त ये सुनो न्यूज़ ने ही यहाँ पे स्टोरी ब्रेक की थी। अब उसका कहाँ गया वो फैसला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर डिसाइड हुआ था उस दिन
कि जनाब मंडे को वन लाइनर रिपोर्ट दी जाए और उस पर जनाब आप लोग जो जितने लोग आए थे वहां पे, वो एक फाइनेंस के लोग थे, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे और इस तरह लोग थे, काफी सारे लोग थे वहां पे जिनको वहां पे आई वुड से कि ओपन वहां पे डिबेट ओपनली वहां पे कोर्ट नहीं लगी हुई थी, लेकिन अलग कोर्ट लगी हुई थी और वहां पे उनको जनाब ये कहा गया था और एक माहौल जो था कोर्ट का वो बड़ा फ्रेंडली था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई इस तरह नहीं था कि वहां पे फाइनेंस वालों को या इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को वहां पे कोई उसकी खिंचाई हो रही हो, नो, ऐसा नहीं था। बड़ा फ्रेंडली किस्म का माहौल था और उनसे पूछा जा रहा था कि सो मच सो के इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी पूछा गया कि आप हमें गाइड करें कि हम कैसे चलें, और फाइनेंस वालों से पूछा गया जनाब कि आप हमें बताएं कि किस तरह हो सकता है, किस तरह नहीं हो सकता। सो उनकी सजेशन भी पूछी गई और वो सजेशन पूछ के और फिर उसके बाद जनाब ये एक हतमी जो इत्तफाक राय हुआ था कि जनाब अकाउंट 1 में से डाल दिए जाएं पैसे। लेकिन द पॉइंट इज कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन उसी वक्त होंगे जिस वक्त सारी जमातें बैठेंगी, सारी जमातें बैठ के फैसला करेंगी। और क्योंकि इलेक्शन इस तरह भी अगर आप करा देंगे ना तो जो भी जमात जीतेगी वो कहेगी जी कि हुण 40 हल्के खोलो, जो भी हार जाएगी वो कहेगी हुण 40 हल्के खोलो और 40 हल्के खोल के सानू दसो जनाब कि वहां पे धांधली हुई है। तो दे विल हैव टू सिट टुगेदर। अगर नहीं बैठेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन का कोई रिजल्ट भी निकलेगा और वो रिजल्ट किसी को एक्सेप्टेबल भी होगा। बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों को एक्सेप्ट करना और जो भी हारेगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। सो द बेस्ट थिंग वुड बी कि सारे बैठ जाए और बैठ के किसी तरीके से डेलीगेशन बन रहे हैं, दो पीटीआई की तरफ से भी डेलीगेशन बन रहा है, वो भी बैठ जाएंगे जाके। लेकिन मेरी राय ये है, सजेशन ये है कि प्रॉपरली उसको एक एजेंडा बना के और TORs बना के बैठा जाए तो मेरे ख्याल में उसका कोई हल निकल आएगा। और अब तो किसी हद तक जो गारंटर्स चाहिए थे मेरे ख्याल में उनकी तरफ से भी नॉड मिल गई है कि तुम सारे बह जाओ, बह के आप पे डिसाइड। वो पहले भी तो यही चाह रहे थे। कौन गारंटर्स? आप उन्हीं की बात करें? उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, उन्हीं की बात कर। बिल्कुल ठीक है। और आप बात करें मुज़ाकरात की तो उसमें अब वो जी यहाँ तक बात सही है कि वो कह रहे हैं कि आप लोग बैठ जाएं और आप बैठ के अपना कोई ना कोई हल निकाल दें। बिल्कुल ठीक है, इतनी हद तक मैं बात कर रहा हूँ, इतनी गारंटी है। ठीक है। और इसके लिए अब जो बीड़ा उठाया है वो जमात इस्लामी ने उठाया, ये चमत्कार जमात इस्लामी के हाथों होगा या नहीं प्रोग्राम में, इस पे तो हम बात करेंगे। लेकिन अतर अब राना सनाउल्लाह साहब के कॉन्फिडेंस के पीछे कोई तो बोल रहा है, राना मुबशर साहब के भी और राना सनाउल्लाह साहब के भी, कि इलेक्शंस नहीं होने। तो आपके ख्याल में यार बोलदा, हाँ, बार बार ये कहना, डिक्लेयर करना कि इलेक्शंस नहीं होने और फिर उस पर फंड्स भी जारी ना करना, जाहिर है कल एक रिपोर्ट पेश होगी, इसके अलावा बाकी इदारों का भी तो ताउन दरकार होगा, सिर्फ फंड्स का मामला तो नहीं है। तो इसका मतलब है दे आर रेडी फॉर एवरीथिंग, कम वट में। देखें, जहाँ तक राना सनाउल्लाह साहब के कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है वो सुनते हैं राना मुबशर को रोज़ शाम को 7 बजे। इस वजह से वो बड़े मुतमईन हैं कि इंतखाबात नहीं होंगे और ये सारी चीज़ें इस तरह आगे नहीं चलेंगी। देखें, यहाँ पे अब फैसला हमने ये करना है कि क्या पाकिस्तान एज ए स्टेट, एज ए रियासत फंक्शन करती रहेगी या फंक्शन नहीं करेगी। इसलिए कि फंक्शन करने के लिए रियासत के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। क्या ये हो सकता है कि पाकिस्तान की रियासत के अंदर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना जाए और उसके बावजूद भी कार्य सरकार चलता रहे? ऐसा तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता। आप किसी भी आईनी और कानूनी माहिर से पूछ लें, क्या आज तक पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी हुक्म, चाहे वो कितना भी कंट्रोवर्शियल हो या किसी को नापसंद हो, उसके ऊपर अमल हुआ या नहीं हुआ? मियाँ साहब की गवर्नमेंट टूटी थी तो बहाल हो गई, बहुत सारी ताकतों की ख्वाहिश थी कि हुकूमत उस वक्त बहाल ना हुई, लेकिन हुकूमत बहाल तो हुई ना। बाद में दोबारा जो कुछ भी हो वो अलग बहस है। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब नायल हुए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया तो उसको मानना पड़ा। इस तरह और भी बहुत सारी मिसालें हैं। भुट्टो साहब की फांसी से लेके ये सिलसिला अगर आप ले जाएं उधर तक भी आप जा सकते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि मुल्क की जो अदालतें हैं, आला अदलिया है, उनके फैसलों के ऊपर अमल दरामद ना हो। लेकिन पहली दफा हम उस पोजीशन में आ गए
कि जहां पे खुलम खुला हुकूमत ये कह रही है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। अभी वजीर कानून का आपने शॉट चलाया, वो फरमा रहे थे कि आइन में ये लिखा हुआ है। भाई आइन में तो इंतखाबात का लिखा हुआ है, वो आपको नजर नहीं आ रहा कि 90 रोज में आपने इंतखाबात करवाने थे। या तो आप सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा पेश कर देना कि जी इंतखाबात आप अलहदा नहीं करवा सकते, आइन की रूह ये नहीं है, आइन की मंशा नहीं ये नहीं है। आप ये कानूनी नुक्ता भी नहीं लेते, आप ये कहते हैं हाँ जी हम मानते हैं कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। आज की खबर है कि इसी 2-4 दिन के अंदर 129 अरब रुपया मजीद जारी किया गया है तरक्याती फंड्स के लिए, और रवां बरस 50 अरब रुपया एक्स्ट्रा रखा गया। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 600 अरब रुपया कर दिया इस एक साल के लिए तरक्याती फंड्स का, क्योंकि पता है कि आगे इलेक्शंस में जाना है। लेकिन 20 अरब रुपया ये हमें बता रहे हैं कि हमारे पास नहीं है जो हम इलेक्शन कमीशन को दे सकें। तो मेरे ख्याल में इस वक्त किसी की सियासत नहीं, इस वक्त पाकिस्तान की रियासत खतरे में है। और किससे खतरे में है? इस हुकूमत की जो आइन के ऊपर अमल दरामद करने के हवाले से जो ये शाये कर रहे हैं, जो कतरा रहे हैं, उसकी वजह से ये सारा निज़ाम जो है वो खतरे में पड़ गया। और अतर ने जितनी भी मिसालें दी वो इमरान साहब, हकीकत है कि जो भी हो आपको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब उसी के नतीजे में घर गए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी घर गए, तो एक बार फिर वही सिचुएशन दरपेश हो सकती है। लेकिन ये नहीं होगा कि हुकूमत इलेक्शन ना कराए। आप भी समझते हैं कि कल का दिन समझते फैसला कौन हो जाएगा और किसी ना किसी पे ये ज़र्ब लगी जाएगी कल के दिन, जिसका फवाद चौधरी साहब बड़े दिनों से ऐलान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बहरहाल वो एक फिर अलग से बहस शुरू हो जाएगी। मेरे नज़र में तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये कुछ एलिमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए जो अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, और उस वजह से पाकिस्तान के अंदर ये सारे का सारा माहौल खड़ा हुआ है। आप वज़ीर आज़म को जो है वो फांसियां देते फिरे, उनको नाअहल करते फिरे। पीछे कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि एक जो वज़ीर आज़म था वो एक डिक्टेटर को पसंद नहीं था, उसका तख्ता उल्टा गया था, तो लिहाजा अदलिया जो थी वो बनी क्या कह रहे अलहकार बनी। दूसरा वज़ीर जो था वो एक ऐसे सदर को इस्तिस्ना दे रहा था जो आइन ने दिया हुआ था वो वापस ले नहीं रहा था, जिसने उनको बहाल नहीं किया था। तो यहाँ पर तो इस तरह के मामलात हैं। तो मेरा ख्याल है कि रियासत जो है वो चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है। और इसको अगर सुप्रीम कोर्ट कहना है, पहले तो आप ये देखें ना कि ये जो जज हैं मोस्टली इनमें से 8 वो जो एक तरफ के जज हैं वो उनकी अपॉइंटमेंट्स किस तरह से हुई हैं और वो किन के कहने पे हुई हैं। तो मेरा तो बड़ा इस पर खुला और बड़ा जिसको कहते हैं दो टोक एक नजरिया है। इमरान साहब, ये तो फिर आपका नजरिया होगा ना कि एलिमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में जो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिसमें सभी प्रॉपर चैनल के थ्रू इस मकाम तक आते हैं। और यही सुप्रीम कोर्ट थी ना जिसने इमरान खान साहब की हुकूमत को भी चलता किया था, उस पर बाकायदा अदालत लगी थी और फिर तहरीक अदम एतमाद को सारा देखा गया था और उसकी निगरानी एक तरह से की गई थी और इमरान खान साहब घर चले गए थे। वो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं किया था। अब गुड सुप्रीम कोर्ट और बैड सुप्रीम कोर्ट तो अपनी अपनी तशरीह हो सकती है ना इमरान साहब, लेकिन फैसले पे तो अमल दरामद करना पड़ेगा। मैं गुजारिश कर लूं जी, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि उस वक्त इमरान खान साहब को जब फारिग किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कोई आवाजें नहीं उठी थी। इस वक्त तो हालात ये हैं कि वो खबरें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते जो खबरें वहां पे आ रही हैं या जिस तरह की वो खबरों की तरदीदें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हो रही हैं। मेरा ये सवाल है कि जुडिशियल कमीशन पाकिस्तान का इजलास क्यों नहीं हुआ? तो बात ये है कि अपने घर को देख लें। आज पाकिस्तान बार कौंसिल, पाकिस्तान की तमाम बार कौंसिल्स ने जो फैसला किया है कि कल हम यौम स्याह बनाएंगे, क्या पाकिस्तान की तारीख में ये दिन कभी हमने देखे थे? पाकिस्तान बार कौंसिल है वो तो डिक्टेटरों के खिलाफ लड़ती आई है। पाकिस्तान बार कौंसिल परवेज मुशर्रफ साहब जिस तरह करके या कह लें कि माथा लगाया था या जिस तरह उसूल की बुनियाद के ऊपर वो खड़े हुए थे, तो ये किस तरह सुप्रीम कोर्ट है जो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने इतनी डिवाइड पैदा कर दी है। बार और बेंच एक घर के वो एक गाड़ी के 2 पहिए और ना घर आए ठीक है ना एक पहिया ठीक रहा, एक तो पंचर ही हो गया और दूसरा जो है वो, तो ये सोचना चाहिए कि आप किस कीमत पर क्या कर रहे हैं। ठीक है। और मेरी जो तो ये है कि अब वो जो एलिमेंट्स हैं वो खुद राब्ते कर रहे हैं कि हमें कुछ सेफ एग्जिट दिलवाएं। काम खराब हो गया। एलिमेंट्स कहाँ से राब्ता कर रहे हैं? आप जिनके से आपने बात शुरू की वही एलिमेंट्स राब्ता कर रहे हैं आप कह रहे हैं? नहीं, ये और एलिमेंट्स हैं। अच्छा ठीक है, हाँ जी। चले वो फिर अगली बातों में ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपके इन एलिमेंट्स की बात करें, अबू ज़र से जरा इसके कानूनी नुक्ते समझ लेते हैं।
अभी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अबू ज़र ये कहा गया कि मंजूरी बाद में ले लें, पहले फंड्स का इजरा होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि कैबिनेट ने क्या किया और उसके बाद मामला एक बार फिर पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट ने वही किया जो उससे पहले या उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो इसके नतीजे में आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट कल क्या कार्रवाई कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि आप बाद में मंजूरी ले लें इसकी? देखें, अगर वो ऑर्डर आप पढ़ें उसमें 3 डायरेक्शंस हैं टोटल। पहली डायरेक्शन है कि आपने स्टेट बैंक ने एलोकेशन करनी है, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने AGPR को लिखना है, और उसके बाद AGPR ने जो है वो फंड्स जो है वो डिस्पर्स कर देने हैं इलेक्शन कमीशन में। ये 3। और आर्टिकल 84 जो है जो हमारा एनुअल बजट होता है, उसके अलावा अगर कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती हैं तो उसके तहत फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, वो रिलीज कर सकता है। उसके बाद पोस्ट फैक्ट उसका अप्रूवल जो होता है वो पार्लियामेंट से ले लिया जाता है। ये एक प्रोसेस नॉर्मल इस तरह चलता है। अब इस डायरेक्शन जो थी 3 रिस्पोंडेंट्स को थी। स्टेट बैंक ने तो मेरे ख्याल से जो है अपना काम कर दिया है। आगे जो फेडरल गवर्नमेंट ने AGPR को डायरेक्शन देनी थी वो मेरे ख्याल से नहीं आई, खासकर फाइनेंस है। तो अगर कल को इसमें से अगर क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन नहीं थी कि आपने पार्लियामेंट से अप्रूवल पहले लेना, उसके बाद पैसे रिलीज करने हैं। सो अगर इसका नजला गिरता है अगर तौहीन अदालत का, तो वो फिर फेडरल गवर्नमेंट पे गिर सकता है और साथ साथ AGPR पे मेरे ख्याल से। और उसके अलावा इसमें पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो मेरे नज़र में इररिलेवेंट है, क्योंकि कल को पूछा उनसे जाएगा कि आपको जो डायरेक्शन दी गई थी उसके मुताबिक आपने अमल नहीं किया। ये जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इररिलेवेंट हो जाएंगी उसके बाद जो भी हुई, क्योंकि कल को जवाबदेह जो है वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट ही रहेगी, खासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है आपकी। ठीक है। अच्छा, इसमें पॉइंट मैं आपसे जानना चाहूँगी, प्रोटोकॉल क्या कहते हैं? हमने देखा कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल भी कुछ अर्सा पहले आया, फिर वो कानून भी बना। यूजुअली रियासत का तरीक़ाकार क्या होता है फ़ंड्स के इजरा के लिए? वही जो आयशा गौस पाशा साहिबा फरमा रही हैं, या सूरत हाल के मुताबिक जैसे नजरिया ज़रूरत इजाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट किसी को भी एक नए हुक्म और नए इख्तियार का पाबंद बना सकती है? सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है? देखिए, एक बजट पास होता है आपका 1 साल का, उसमें सारा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू सारा कुछ होता है, वो तो हम एनुअल बजट स्टेटमेंट होती है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस एक्सीड कर रहे होते हैं तो ये आर्टिकल 84 जो ऑर्डर के अंदर भी लिखा गया है उसका जिक्र, इसको हम सप्लीमेंटल ग्रांट भी कहते हैं। अगर आप उसमें कॉलम पढ़ें, वो जो 17 के 20 कॉलम्स थे, उसमें कॉलम नंबर 1 जो था उसमें आगे लिखा हुआ था कि नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर यूज। तो ये जो कॉलम होता है या हेड जिसको हम कहते हैं, ये इसी वजह से होता है क्योंकि ऐसा खर्चा आ जाए आपके पास जो एनुअल बजट स्टेटमेंट में नहीं था, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, ये काम वैसे तो फेडरल गवर्नमेंट का करने का है, मतलब कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई काम नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट करे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन और AGPR है, जो ये जो स्टेट की आपकी जो मशीनरीज हैं जिन्होंने एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, उनका काम है करना। लेकिन अगर वो इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन कहता है हमें फंड्स वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो फिर अगर देखिए आइन की अगर जिम्मेदारी उठानी है तो फिर उसके बाद अगर ऑर्डर करना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है ना, और तो कोई हमारे पास आर्बिटर नहीं होगा इस वक्त। अगर जजेस में डिवाइड है जो भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंप्लीमेंट क्या हो रहा है कि जो आपके 90 डेज का टाइम पीरियड था या उससे बेरिस मिनिमम आगे जितना जा सकता है उसको कंडोन करके इलेक्शन टाइम पे करवा लें, क्योंकि आपकी जो इंटरिम गवर्नमेंट होता है, इंटरिम सेटअप होता है, वो थ्रू विल ऑफ द पीपल नहीं होता, उसका बड़ा लिमिटेड रोल होता है, आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे आइन यही कहता है आपके चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उन्होंने आपको रूल करना है, आपको एक इंटरिम में नहीं रूल करना जो अनअकाउंटेबल हो। तो अगर आपके मुल्क के अंदर आइन पे अमल नहीं हो रहा तो एंड ऑफ द डे फिर अदालत, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने तो अमल कराना है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 187 के नीचे लामहदूद पावर्स हैं कि उस तरह का वो ऑर्डर कर सकते हैं टू इंश्योर कि आपका इलेक्शन टाइम पे हो जाए। ठीक है, गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले होते हैं, गैर मामूली अहकामात आ सकते हैं, दरपेश है। फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है तो इसमें बहुत देर लग रही है और अभी तक नहीं मालूम कि इलेक्शंस हो भी पाएंगे या नहीं। तो ऐसे में कुछ और फार्मूलाज भी लगाए जा रहे हैं, और वो ये कि जमात इस्लामी का मुतहरिक होना और इस हवाले से मुसालहत की कोशिशें करना, ये तोड़ पहुँचेंगी या नहीं। ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो अहकाम जारी किया, इलेक्शन के इनेकाद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर ली गई, शेड्यूल तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आ गया, लेकिन ज़ाहिर है फ़ंड्स का इजरा एक और इदारे की जानिब से किया जाना है और पार्लियामेंट ने उसकी मंजूरी देनी है। अभी तक की जो कार्रवाई हुई उस पर हमने तज्जिया तो लिया, लेकिन ऐसे में एक और चैनल मुतहरिक हुआ है, और जैसे कि ये स्लोगन है उनका कि हल सिर्फ जमात इस्लामी।
अगर कहीं और से हल नहीं निकल रहा तो अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट से पहले राना साहब चांस तो पॉलिटिकल पार्टीज को बारहा दिया गया, बार बार दिया गया, और उसके बाद ये नौबत है जो जिस तक मामलात आके पहुंच चुके हैं। लेकिन एक सीट वाली जमात आपके ख्याल में किस हद तक कोशिश कर लेगी? और हमने देखा था एक वक्त में मोहम्मद अली दुरानी साहब एक्टिव हुए थे, उन्होंने मुलाकातें जेल जाके भी की थी, कौमी हुकूमत का वो फार्मूला लेकर आए थे, शायद तभी ये सारी बसात, इसकी प्लानिंग तब की गई थी, लेकिन उनकी कोशिशें अकारत गई थी। अब आप समझते हैं कि कामयाब हो पाएगी जमात इस्लामी? मेरे ख्याल में कामयाब हो जाएगी जी। उसकी वजह यह है कि अगर आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब ना भी बैठे तो इन्होंने जो डेलीगेशंस बनाए हुए हैं, यानी कि अपनी अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन होगी इनकी, पीटीआई से, पीपल्स पार्टी से, मौलाना साहब की तरफ से भी होगी, और उसके अलावा जनाब जो नून लीग की तरफ से जो होगी, वो लोग बैठ जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में वो टाइम जो है ना बाय करने के लिए सारी चीज़ होगी, लेकिन एज फार एज बिठाने तक की बात हो तो वहां तक तो हो जाएगा, लेकिन उसे जो निकलना कख नहीं। सो बेसिकली आई पर्सनली थिंक जो होना ये चाहिए कि लीडरान जो हैं वो बैठे और उनके साथ उनको अगर कोई असिस्टेंस के लिए या कोई राय देने के लिए उनको डेलीगेशन चाहिए तो वो जरूर साथ अपने रख ले। लेकिन यहाँ पे एक चीज सामने फिर ये आ जाती है ना कि खान साहब का जो स्टैंस है, वो कहते हैं जनाब कि ये लोग ठीक नहीं है, यानी कि जरदारी साहब ठीक नहीं है, फिर जनाब मुस्लिम लीग नून वाले ठीक नहीं है, और ये मौलाना साहब ठीक नहीं है। तो अगर फिर वो बैठ जाएंगे तो उनका स्टैंस जो है इमरान खान साहब का वो डाइल्यूट हो जाएगा। सो वो उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, और वो चीज ना हो तो बेहतर है, मतलब उनकी नजर में, पीटीआई की नजर में। सो बेसिकली अगर बाकी डेलीगेशन बैठने की बात है तो वो मेरे ख्याल में तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और वो डेलीगेशन जो है बैठ सकते हैं। लेकिन उसमें जो है ना टाइम बाय होगा, वो इधर जाएंगे उधर जाएंगे, जी हम अपने लीडर से पूछ के आते हैं, लीडर से ये करते हैं, लीडर ये कह रहे हैं, लीडर वो कह रहे हैं, तो उसमें भी वक्त बहुत ज़ाया हो जाएगा। सो मेरी ठीक है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ, लोग भी समझते हैं कि अगर एक मेज़ पे इमरान खान साहब बैठ जाएंगे तो फिर एक इशू बन जाएगा, इमरान खान साहब का जो स्टैंस है डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन एक और भी तो चीज़ है कि कल को अगर हुकूमत बनानी पड़ जाए, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और वो ये है कि अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई हुकूमत बना ले आइंदा आने वाले दिनों में, तो वो भी हो सकता है। लेकिन खान साहब जो है, मतलब ऐसी सिचुएशन बन सकती है इलेक्शंस के बाद कि जनाब पीटीआई को अपना पीपल्स पार्टी के साथ, जरदारी साहब के साथ मिलके हुकूमत बनानी पड़े, यानी कि या वीजा बेस कर लें आप, लेकिन उनको हुकूमत बनानी पड़ सकती है। लेकिन उसमें भी एक इशू बनेगा, क्योंकि खान साहब कहते हैं जनाब अगर मेरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना हुई तो मैं असेंबलियां फिर बांध दूंगा। तो वो एक सिचुएशन है। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर इस वक्त बैठ भी जाए ना तो किसी हद तक आइस जो है ब्रेक हो जाएगी। तो बैठना बहुत जरूरी है, बिठाना बहुत जरूरी है। तो अगर नहीं बैठेंगे, नहीं बिठाया जाएगा इनको, जो कि मेरे ख्याल में बिठाए जाने की जो बातें हैं वो डेलीगेशन की हद तक वो मुकम्मल हो चुकी हैं, उसकी तैयारी हो चुकी है। लेकिन वो अगर बैठ जाए तो बहुत अच्छा है, द सूनर द बेटर, क्योंकि उसमें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर वहां पे कल कोई हार्ड स्टैंस लेना शुरू कर लिया तो फिर मेरे ख्याल में एक सिचुएशन बन जाएगी जो सूट तो करेगी, जो इस वक्त कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे हुए लोग, उनको सूट तो करेगी वो। लेकिन उसमें अगर उनको घर भी भेज दिया जाता है या शहबाज शरीफ साहब को घर भेज दिया जाता है तो बिल्कुल एक दूसरा ग्रुप जो नून लीग के अंदर है वो तो बड़ा खुश होगा कि चलो जी मियां साहब को जान छूट गई, मियां शहबाज शरीफ साहब को जान छूट गई। लेकिन द पॉइंट इज कि फिर भी एक सिचुएशन जरूर बनी रहेगी, मुल्क के अंदर जो सिचुएशन रहेगी, और मुल्क जो है वो एक बिल्कुल अनसर्टेनिटी जान रहेगा, जान है। हाँ, इसमें थोड़े ऐसे की ब्रेक शायद ईद के लिए आ जाए, ईद मुबारक के पैगामात। जी उसमें क्या राना साहब प्लीज पे चले जाओ, की फर्क पैदा। देखें अगर आप चले जाएं, पॉलिटिशियन देखें किसी के अगर एक दूसरे के पास चले भी जाए तो की होना है, किसी ने घरू काट देना है किसी ने। हाँ। देखो ना, अगर पीटीआई के घर में, पीटीआई या खान साहब के घर में अगर कोई नून लीग वाला आ जाए तो खान साहब क्या उसको घर से निकाल देंगे? हाँ, मैं कह रही हूँ वैसे कि रावलपिंडी में एक इज्तिमाई ईद की नमाज अदा की जाए, उसके लिए सबको इन्विटेशंस भेजे जाए, सारे सियासतदान आएंगे, ये एक अच्छा हल हो सकता है। आपने राना साहब की बात सुनी, जमात इस्लामी
का एक्टिव होना, ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट समझते हैं आप? इसे आप आखिरी कोशिश समझेंगे या टाइम बाय करने की काविश? हल सिर्फ एक पैगाम, एक चेहरा है, एक चेहरा है। जी 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 अतर, जी अतर। देखिए, मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता टू बी ऑनेस्ट। वो जमात जिसकी अपनी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में कितनी है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्या वो इस वक्त अगर इलेक्शंस में जाएंगे उनकी अपनी पोजीशन क्या होगी? ये तमाम तर कोशिशें जो हैं ये बिल्कुल सिंसियर कोशिश होगी सिराजुल हक साहब की, उनकी ये ख्वाहिश हो सकती है कि सियासतदानों को साथ बैठाया जाए, लेकिन इस वक्त ये तमाम तर कोशिशें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वक्त ज़ाया करने के लिए हैं, क्योंकि किसी नए फार्मूले की जरूरत नहीं है आयशा, किसी नई तरकीब की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वाज़े आइन में लिखा हुआ है क्या किस चीज के ऊपर इन्होंने एग्री करना है। क्या बंद कमरे में बैठ के इन्होंने कौन सा ऐसा तजर्बा करना है जो बाहर सड़कों पे नहीं हो सकता, जो बैलेट बॉक्स के जरिए नहीं हो सकता, जो आइन की किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ, कौन सी ऐसा नया मुआहदा ये करेंगे? देखिए, ये सारी चीजें तो बिल्कुल वाज़े हैं। इशू ये है कि यहाँ पे आदत पड़ी हुई है कि बंद कमरों में 4 बंदे बैठ जाएं और 4 बंदे बैठ के फैसला कर लें, और उसको ये कहा जाता है कि जी ये बड़े जीरक सियासतदान हैं, ये बड़े स्टेट्समैन हैं, क्योंकि ये 4 बंदों को इकट्ठा करके हुकूमत गिरा देते हैं या हुकूमत बना देते हैं। भाई, जमहूरियत के अंदर जो है ना अवाम का किरदार होता है। आप क्यों अवाम के किरदार से पीछे हट रहे हैं? आप क्यों ये नहीं चाहते कि अवाम वोट डालें? जरदारी साहब ने भी उस दिन कह दिया कि जी इमरान खान तो पॉपुलर ही नहीं है, 30-30 हज़ार रुपए पे उसने बंदे रखे हुए, ठीक है। इसी तरह मौलाना साहब अभी फरमा रहे थे कि इमरान खान गैर जरूरी अंसर है पाकिस्तान की सियासत का, उसको बाहर करें। अब ये दोनों बयानात शो करते हैं कि कितने जहनी तनाव का शिकार हैं ये दोनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात। जरदारी साहब जैसा जीरक सियासतदान, क्या वो ये जब ये कहे कि जी इमरान खान पॉपुलर ही नहीं है, उसने 30-30 हज़ार पे बंदे रखे हुए, क्या इस कोई मंतक या तुक बनती है कि वो इस किस्म का बयान देंगे? इसीलिए दे रहे हैं कि वो जहनी दबाव का शिकार हैं। इनकी सियासत बस बंद कमरों तक महदूद है। वही जो अभी ये कश्मीर में कर रहे हैं, कश्मीर में जनाब जिस तरीके से हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है, आप आलमी सतह पे क्या पैगाम दे रहे हैं? इतना सेंसिटिव एरिया है कश्मीर। आपके जो कितने आपके कश्मीरी निजात मेंबरान पार्लियामेंट हैं बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर कौंसलर्स हैं, बरतानिया में कौंसलर्स हैं। आज आप उनकी राय जरा लें, उनके ट्विटर फीड्स चेक करें, वो क्या बात कर रहे हैं। तो आप तो एक नया वहां पे मसला खड़ा करने जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जरदारी साहब और पीडीएम की ख्वाहिश है कि हम कश्मीर भी जो है सियासी तौर पे फतह कर लें। पाकिस्तान का सोचें, आइन के अंदर सब कुछ वाजे है, इलेक्शन के हवाले से तमाम तर चीज़ें वाजे हैं, किसी नए मुआहदे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कोशिश वही करेंगे जो पहले यहाँ पे राना साहब ने भी फरमाया कि इनकी ख्वाहिश होगी कि सब कुछ हो जाए, इलेक्शंस ना हो। ठीक है, अब आइन के अंदर सब कुछ वाजे है और सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर ऑर्डर भी वाजे है, लेकिन इमरान साहब इस पे अब जमात इस्लामी का मुतहरिक होना और वो ये सोच रहे हैं कि दोनों फिरिकैन एक साथ इलेक्शंस पर मान जाएं, ये उनका जो फार्मूला जिसको वो लेकर जाएंगे दोनों तरफ, और वो राना साहब के बकौल नस्पज होगी, भाग दौड़ होगी, और उसमें ये बात तय करने की कोशिश की जाएगी, या तो बात तय हो जाएगी या फिर टाइम बाय हो जाएगा। लेकिन अब फ़र्ज़ करें जमात इस्लामी कामयाब हो जाती है और उसके बाद दोनों फिरिकैन कुछ शराइत के साथ, जो शराइत भी हमारे सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसके बाद मान जाते हैं दोनों फिरिकैन किसी दरमियानी रास्ते पर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की हैसियत क्या होगी? पहले ये बताएं कि ये सोशल मीडिया के ऊपर या रिपोर्टरली जो शरायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रही है उनमें इलेक्शन का जिक्र है कहीं पे? नहीं। मैंने कहा एक बात, दूसरी बात कि राना मुबशर साहब ने जो बात की और जो बात अतर साहब कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि दोनों बात ठीक ही कर रहे हैं। वो कि आपके ख्याल में कि ये इसका फायदा कोई नहीं होना, और राना साहब कह रहे हैं कि ये टाइम वो जो है वो टेकिंग एक प्रोसेस है। असल चीजें तो वही है। देखें, बात ये है कि बड़ी तलख एक हकीकत है, और वो ये है कि पाकिस्तान में सियासत जो होती है वो ओहदों के गिर्द घूमती है। पहले 2018 से लेके 2021 तक इंतजार किया गया कि अक्टूबर आएगा और एक अपॉइंटमेंट होगी, उसमें उसके दरमियान हमें कुछ करने का मौका मिलेगा, और ऐसा ही हुआ। अक्टूबर आया, अपॉइंटमेंट हुई, वहां से काम खराब हुए। अब यहाँ पर क्या इशू है कि सितंबर से पहले यहाँ पर इलेक्शन क्यों होने जरूरी हैं? इसलिए कि एक दो और ओहदेदार हैं वो फारिग हो रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे जाने से पहले उन्होंने आइन रीराइट कर लिया, उन्होंने जोर लगा के देख लिए कि जी के हमारे जाने से पहले और किसी के आने से पहले इमरान खान साहब को हम इख्तियार में ले आए। तो बात यह है कि ये बड़ी काबिल अफसोस बात है और बड़ी अफसोसनाक बात है
कि हमारे जो सियासतदान है या जो हमारी सियासत है वो इसी तरह ही चल रही है, और इसमें थोड़ी सी हमारे पास जो चॉइस होती है कि वो ये होती है कि लेसर इवल वाला जो सिलसिला है ना, वो फलसफा वो वाला हमने तो वो देखना। एक और बात जो मैं करना चाह रहा था यहाँ पे कि अभी हवाला दिया, जरदारी साहब कह रहे हैं कि 30-30 हज़ार वाला। सर देखें कि फैक्ट्स की बात करें अगर, तो 5,000 बंदा जो KPK में रखा था वो क्या था, 25-25 हज़ार पे रखा था। अच्छा, इसी तरह बिशवानी साहब क्या करते हैं, बिशवानी साहब का क्या किरदार था, अलियास जबरान साहब वो बैठ के शिकागो में के पता नहीं कहाँ पे अमेरिका में बैठ के वो वहां पर क्या कर रहे हैं। तो बातें जो हैं वो इतनी सादा नहीं है, चीजें बड़ी पेचीदा हैं। और ये बात अब आखिर में मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि ये इलेक्शन सितंबर से पहले अगर हुए तो फिर कोई जो इस वक्त इंतखाबात के लिए बहुत जोर लगा रहा है वो कुछ ना कुछ डील करके फिर काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो इधर उधर से विचोले डाल रहे हैं अब कि जी के अब ये कोई रास्ता जो है वो हमारी जो है जिसको सेफ एग्जिट कहते हैं या आबरूमंदाना कोई हल निकल आए। तो मामला तो ये है। मैंने फिर आखिरी बात कि इमरान खान साहब इलेक्शन कब चाहते हैं, उनको भी पता कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो ये इससे तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे मुल्क की सियासत बस इसी तक महदूद रह गई है, कौन आया है, कौन कब आना है, उससे पहले किसको हटाना है और उसके बाद किसको लगाना है। शायद हम इसी में फंसे रहेंगे, इससे कभी निकलेंगे नहीं। जिन लोगों को विचोले के लफ्ज़ का मतलब नहीं पता, उसका मतलब सालिस है, जो इमरान साहब ने बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया और वो बातों बातों में बहुत कुछ समझा गए। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक सिचुएशन है अगर सियासतदान बरसर इक़्तिदार सिर्फ इन्हीं कामों के लिए आते हैं कि वो हम अपॉइंटमेंट्स करके अपना मुस्तकबिल यकीनी बना सकें, तो ये बाइसे शर्म है। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने के बाद और उनके इक़्तिदार से जाने के बाद भी हमने देखा कि बहुत से ऐसे मामला जो इससे पहले वाइडली डिस्कस नहीं होते थे, अब वो एलैबोरेट किए जाते हैं, उनके ऊपर बाकायदा बहस होती है और वो पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। यही वजह है कि हर एक नुक्ते पे निखार आ रहा है और हर आम बंदे को भी अब उसकी तशरीह पता चल चुकी है। अब जैसे इसमें अबूज़र हमने देखा कि निगरान हुकूमतों के ड्यूरेशन पर भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया है और कहा गया है कि अब एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए जाएँ, निगरान हुकूमतों का की जो मुद्दत है वो मुकम्मल हुई। बताइएगा इस बारे में, हमारा आइन हमारा क्या कहता है, कितनी मुद्दत होती है, उनका मैंडेट कब तक है, एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने के हवाले से शायद हम पहली बार सुन रहे हैं। ऐसा किया जा सकता है जिस तरह से उन्होंने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत लिख दिया? देखें, आइन में जो अभी फिलहाल आजकल हो रहा है, तो इस चीज को आइन ने डिस्कस नहीं किया हुआ, तो इस वजह से मैं इस पे क्लियर आंसर नहीं बता सकता आपको। अभी कैसे ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि एक एक्सटेंडेड सेटअप जो हो, वो इंटरिम सेटअप, उसको आप एक्सटेंड करवाएं इस तरह। मतलब पहले म्यूचुअली एग्री करके ऐसे एक्ट ऑफ गॉड ऐसे हो गया, ऐसे नागजीर वजूहात हो गए जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हुआ, जैसे बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत थी और उसके अलावा जो फ्लड्स आए थे, एक दफा इलेक्शन डिले हुआ। तो इस तरह की सिचुएशन भी क्रिएट, बिल्कुल बेनजीर सिचुएशन है, अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन निगरान हुकूमत जो है उसका रोल जो है वो आईने पाकिस्तान में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। उसके जो खतुखाल है वो यही है कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इंश्योर कराना है कि उन्होंने इलेक्शन में सपोर्ट करे आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। उनका इस हद तक रोल है। और इलेक्शन एक्ट 2017 कहता है कि निगरान हुकूमत जो है वो मेजर पॉलिसी डिसीजंस भी नहीं ले सकता और ना वो बड़े फैसले कर सकता है। जो रूटीन मैटर्स हैं वो उसी तरह चलाएंगे जिस तरह वो चलाना चाहिए उनको। इस वजह से क्योंकि उसकी देखिए उसकी रीजनिंग है ना जी, एक ऐसी हुकूमत जिसको पब्लिक सपोर्ट हासिल नहीं है, जो विल ऑफ द पीपल से नहीं बनी, तो वो इस वजह से उसको फैसले लेने से भी पाबंद किया गया है। रूटीन मैटर है, इलेक्शन कराएं और फिर घर जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 90 दिन से ऊपर गुजर जाए तो क्या होगा? क्या उसकी जो कानूनी या उसकी जो आईनी अहमियत है वो खत्म हो जाएगी। देखें, इलेक्शन तो इन्होंने ही कराना है। अगर उसको अनलेस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई प्रोटेक्शन मिल जाए, मेरे ख्याल से जो पिछला फैसला आया है उसकी नजर में तो उनको प्रोटेक्शन है 15 मई तक। उसके बाद उसकी कानूनी हैसियत मेरी नजर में खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी तक तो 15 मई तक उसके पास कानूनी प्रोटेक्शन है कि वो जो है सारा कुछ। ये नुकता बड़ा अहम है जो आपने वाजे कर दिया कि 15 मई तक तो कम अज कम ये है। तो मेरा ख्याल है सियासी सियासी मसलहतें पीटीआई के पेश नजर हो सकती हैं और उन्हीं के लिए ये अहम हो सकता है कि ये सेटअप काम ना करे। लेकिन मुझे एक और चीज़ पे वजाहत चाहिए, वो है अदालती इस्लाहात या चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से जो बिल आया, उस पर अमल दरामद तो रोक दिया गया था, लेकिन वो 10 दिन की हुज्जत जो है वो तमाम हो जाएगी जब 20 को
उसके बाद उसकी हैसियत क्या होगी? अमल दरामद उस पर रोक दिया गया है, लेकिन वो कानून बन जाएगा, तो फिर जो 8 रुकनी बेंच का फैसला है वो गैर मुअस्सर हो जाएगा या नहीं? इस पे हमारी रहनुमाई करें। नहीं, उस पे जो इंटरिम रिलीफ जो स्टे किया गया है उस कानून को, वो उसका विद इफेक्ट फ्रॉम 10 दिन बाद शुरू होगा। तो जिस दिन वो कानून बनेगा या सदर मुमलिकत उसको रेटिफाई कर देते हैं, तो उसका जो इंटरिम इंजंक्शन है वो उस दिन से स्टार्ट होगा और वो तब तक ही सस्पेंड रहेगा जब तक इस पे फैसला नहीं आता। अब उसको वो अगर सेट असाइड करते हैं तो फिर तो उस कानून की हैसियत खत्म हो जाएगी। अगर उसको वो डिसाइड करते हैं कि ये कानून ठीक है, आइन के मुताबिक है, तो फिर वो रहेगा। इससे तो ऐसे तासुर आता है ना जैसे सुप्रीम कोर्ट बाला रहेगी, सुप्रीम कोर्ट की रिट हावी रहेगी इस मामले के ऊपर, ऐसा ही रहेगा। देखिए बाला की बात नहीं है। अगर ये जो इस्लाहात है इसमें दो चीजें जो है उनके लिए ना, आपको जैसे आपने 184(3) में अपील का राइट प्रोवाइड करना, उसके लिए आपको ना आईनी तरमीम चाहिए। आप सिंपल लेजिस्लेशन में नहीं कर सकते। जो प्रोसीजरल चेंजेस हैं वो कानून के तहत हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें ये सब जजेस से मेरी रिक्वेस्ट होगी सारे इकट्ठे बैठें और अपने जो रूल्स हैं उसको खुद बना लें, ताकि कल को ये बात भी ना हो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में पार्लियामेंट जो है वो इंटरफेयर कर रहा है। तो ये सारे बैठे यही चीजें खुद कर लें ताकि ये लगे जुडिशरी ने खुद कानून बनाया, इसमें अपने रूल्स बनाया, पहले भी बनाए थे 1980 में, अभी तक उनको अमेंड नहीं किया। 30-32 साल हो गए। देखें, लॉ, लाइफ ऑफ लॉ इज एक्सपीरियंस, इट हैज टू चेंज फॉर द चेंजिंग सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो आपको इसकी पावर को करना है डिसेंट्रलाइज, ये बिल्कुल वक्त की जरूरत है। लेकिन अब मेरे ख्याल में सारे जजेस इकट्ठे बैठ के कर लें तो बहुत अच्छा होगा। ये एक चीफ जस्टिस की खाली पावर होना मेरे ख्याल से एक जमहूरियत के अंदर वैसे ही सिस्टम को ओवरहॉल की जरूरत है, और जैसे वक्त बदले, हालात बदले, तकाजे बदले, ये जिद्दत आनी चाहिए, अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए। अगर सिस्टम फ्लॉज दूर करने में नाकाम रहा है तो यकीनन उसमें कोई खामी है जिसे देखने और दूर करने की जरूरत है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।